सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आज की क्लास में कुछ ओवरऑल 8 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी भी सेट को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। तो होपफुली क्लास आपको बेहतर लगेगी। और अगर आप पहली बार आए, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तब भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि हमको किस वे में तैयारी करनी चाहिए। होपफुली तो चलते हैं, समझते हैं क्लास को, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में बात की गई। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो अगर आप टीचिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनका मेन मोटिव ये नहीं रहेगा कि हम ऑप्शन ऑप्शन को सॉल्व कर लें, है ना। क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि उसके जैसा अगर दूसरा भी क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, तब भी हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। इस वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर थी बात? चलते हैं स्टार्ट करेंगे। पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है, बस आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे, है ना। चलते हैं समझते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात बोली गई है। और जहां पे आपको दिक्कत हो तुरंत कमेंट करना, और आंसर पता हो तो आंसर बताने की कोशिश भी करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, देखो सीडीपी है, और वैसे भी सीडीपी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हमको क्वेश्चन का जो ऑप्शन होते हैं वो देख के हमको पता चल जाते हैं, क्योंकि वहां पे कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। बच्चा अगर एक्टिव हुए तो 99.9% ऑप्शन वो सही होगा, है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, यानी जो डेवलपमेंट है उसका कौन सा प्रिंसिपल नहीं है ना। तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट की बात की गई। चलिए ढूंढते हैं कि निगेटिव पॉइंट क्या है। देखो, अब ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि विकास एक एक धारणी और आयामी होता है, यानी विकास जो होता है वो एक धारणी और एक आयामी होता है। क्या ऐसा है कि विकास जो है सभी लोगों का एक सेम होता हो, यानी घर में 4 भाई भी हैं, उनका भी विकास सेम नहीं होगा, किसी की हाइट बढ़ गई होगी, किसी का वेट बढ़ गया होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि विकास जो है एक धारणी मतलब एक जैसा होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ में बात को? अगर यही देखो, ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया। अगर एक आयामी की बात की तो भी आगे तो गलत है ही, क्योंकि विकास जो होता है यूनिडायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी विभिन्न दिशाओं में होता है। विकास जो होता है वो एक आयामी नहीं होता, क्या हम बोल सकते हैं उसको कि मल्टी डायमेंशनल होता है ना। एक दिशा में नहीं चलता विकास, कई दिशाओं में चलता है, कई प्रकार से होता है। तो ये नहीं कह सकते कि वो एक धारणी होता है या एक आयामी होता है, तो गलत बात हो गई। चलिए, अब आगे देखते हैं, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे सेफेलोकार्डन की बात हुई है, और जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हुई कि विकास जो होता है सिर से पांव की ओर होता है, जिसे बोलते हैं सेफेलोकार्डन, और केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है तो उसे बोलते हैं जोना प्रॉक्सिमल। क्या बोल सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इसको सेफेलोकार्डन को हेड टू टो वाला सेफेलोकार्डन होता है ना, कि सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है ना। तो ये भी सही है। आगे लिखा हुआ है कि विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, यानी विकास जो होता है जिसमें आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है और एनवायरमेंट से भी प्रभावित होता है। समझ रहे हो? नेचर एंड नर्चर से भी प्रभावित होता है विकास। ऐसा नहीं कह सकते कि विकास जो होता है केवल एनवायरमेंट या हेरिडिटी पर निर्भर करता है। दोनों का बराबर बराबर योगदान है। जितना विकास की प्रक्रिया में जितना आनुवंशिकी का योगदान है, और उतना ही जो है हेरिडिटी का है, हेरिडिटी के अलावा उतना ही एनवायरमेंट का भी है। चलिए, ये भी सही है। आगे देखो कि विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। बहुत सही बात है कि विकास, देखो इसके बारे में vygotsky ने बात की है कि विकास जो होता है समाज में सांस्कृतिक परिवेश में भी होता है। जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनसे भी हम सीखते रहते हैं, तो उनसे भी हमारा विकास होता है। तो ये भी ठीक है। लेकिन हमसे गलत बात पूछी गई थी, तो हमारे पास गलत कौन सा है? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वही गलत है, कि विकास एक जैसा सभी में होता है। यही गलत बात है, और जो गलत है वही सही, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात बोली गई। देखो, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, वो पूरी समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सेफेलोकार्डन प्रिंसिपल इज एप्लीकेशन इन द स्फीयर ऑफ, यानी शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। मैंने अभी आपको बताया था शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में, कि जहां पे विकास जो होता है सिर से पांव की ओर होता है। देखो, सेफेलोकार्डल,
सिफेलोकार्डन का मतलब ये होता है पहले आप अपना सर संभालना सीखते हो, बाद में अपने दूसरे जो हमारे अंग हैं उनको हम संभालना सीखते हैं। ये विकास की प्रक्रिया है जिसे मोटर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसे मोटर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं गामक विकास। क्या बोलते हैं? गामक विकास। यहाँ पे कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है और ना ही कोई यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है और ना ही कोई नैतिक यानी मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है ना। सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सेफेलोकार्डन प्रिंसिपल है वो कह रहे हैं किस क्षेत्र पर लागू होता है ना, जहां पे विकास आपका सिर से पैर की ओर होता है कि पहले आप अपना सिर संभालना यानी बड़ी मांसपेशियों को संभालना सीखते हो, बाद में छोटी छोटी चीजों पे आने लगते हो, है ना। तो ये क्या है? एक गामक विकास है, मोटर डेवलपमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए होपफुली ये भी आ गया होगा। आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बात बोली गई। देखो अब यहाँ पे सेंसिटिव पीरियड की बात की गई कि संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। देखो आपको पता है प्याजे के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्याजे ने विकास की प्रक्रियाओं को 4 भागों में बांट दिया है। पहली जो हमारी सेंसरी मोटर होती है, जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो सेंसरी मोटर है। आगे देखो, और 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वो क्या है? पहली है सेंसरी यानी पहली हमारी जो है सेंसरी मोटर, दूसरी हमारी प्री ऑपरेशनल, फिर हमारी 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कंक्रीट होती है, और फिर 11 से 15 या 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हमारी फॉर्मल के अंदर आती है, जहां पे हमारे अंदर तर्क लॉजिक सब कुछ आ जाता है ना, एडोलेसेंस की बात आ जाती है। तो जो प्याजे जी हैं, प्याजे का नाम आपने सुना होगा, प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी में, या फिर मान लीजिएगा सीटेट के एग्जाम में प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे लेवागस्की की बात की जाए चाहे प्याजे की बात की, इन दोनों का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ जरूर लीजिएगा क्योंकि उसका क्वेश्चन आना ही आना है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? क्या वो जन्म पूर्व की समय की अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, मध्य बचपन होता है, या युवा अवस्था होती है? जब भी आपके सामने संवेदनशील या क्रिटिकल पीरियड की बात आ जाएगी, आपके सामने लिखा हुआ है सेंसिटिव पीरियड या फिर क्रिटिकल पीरियड की बात आएगी, तो वो होता है प्रारंभिक अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, यानी जो 2 से 7 वर्ष या 6 वर्ष की जो अवस्था होती है जिसको बोलते हैं हम प्रारंभिक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको, जहां पे बच्चे के अंदर क्या होता है, एक संवेदनशील अवधि बोला गया बच्चे के लिए, है ना। चलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात बोली गई है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा प्याजे से रिलेटेड। प्याजे कौन थे? आप सभी को पता है कि प्याजे एक रचनाकार हैं जिन्होंने डेवलपमेंट यानी विकास की प्रक्रियाओं को चरणों में बांट दिया है। क्या कर दिया? चरणों में बांट दिया है। 4 चरण होते हैं, आपको पता है पहला सेंसरी मोटर, फिर दूसरा प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट, फिर हमारा होता है फॉर्मल। क्या होता है? फॉर्मल। एसपीसीएफ के बारे में इन्होंने बांटा हुआ है। अब यहां पे बात क्या की, जरा सुनना, जरा लिखा हुआ है कि प्याजे ने कहा कि बच्चा जो होता है वो एक नन्हा साइंटिस्ट होता है। उन्होंने हेरिडिटी को महत्व दिया। अगर प्याजे की हम बात करें तो प्याजे ने क्या किया हुआ है, प्याजे ने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी आनुवंशिकता को बहुत महत्व दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लेव वैगोस्की की बात करें तो उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत बड़ी भूमिका दी हुई है कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि विकास की प्रक्रिया में दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है प्याजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा गया है? मतलब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ ऐड करना, मतलब आपके पास में कोई जानकारी जो थी उसमें आपने कोई नई इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे प्याजे की लैंग्वेज में? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मुझे अगर कोई ज्ञान है, मुझे कोई बात पता है या मुझे किसी चीज में नॉलेज है और उसमें मैं थोड़ा और नॉलेज ऐड कर लूं तो वो क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे? क्या वो समायोजन होता है, क्या वो सामाजिकरण होता है, क्या वो आत्मसातकरण होता है, या संगठन होता है? समझ जाएंगे कि जहां पे हम कुछ नया ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, जहां पे हम कुछ नया ऐड करते हैं तो वो होता है आत्मसातकरण होता है। क्या होता है? आत्मसातकरण होता है। और एक बात मेरी याद रखना कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी उसमें आपने कोई परिवर्तन करके कुछ नया सुधार किया है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन में होता तो हम जाते हैं समायोजन के साथ में, एकोमोडेशन के साथ में। बल्कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो केवल यही बात बोली गई कि हमारे पास जो नॉलेज थी उसी के आधार पे हमने नई इंफॉर्मेशन को उसमें केवल ऐड किया है। तो ऐड करने को बोलते हैं आत्मसातकरण। क्लियर थी बात? तो बोली आपको ये भी समझ आ गया होगा। और सामाजिकरण की बात जो होती है, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पे हम क्या करते हैं, अपने समाज के थ्रू सीखते हैं नए रूल और रेगुलेशंस को, जो भी है वहां पे उठना बैठना, समाज में बोलना चालना, सब हम सामाजिकरण की प्रक्रिया में सीखते हैं। और सामाजिकरण की जब भी आपके सामने बात आती है तो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस में हमको पता होना चाहिए कि प्राइमरी जो होता है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कैसे होता है, यानी सामाजिकरण जो है इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो क्वेश्चन आपके सामने आता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है सोशलाइजेशन जो होता है वो आपकी फैमिली होती है, क्या होती है, आपका परिवार होता है।
मतलब जब आप घर में रह के अपने माता पिता अपने पेरेंट्स के थ्रू कुछ सीखते हो तो वो क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। लेकिन जब आप स्कूल में कुछ सीखते हो, कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ सोशल मीडिया के द्वारा, यानी जब आप बाहर के लोगों से सीखते हो तो वो हमारा सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में कौन आएगा, स्कूल आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आता है। स्कूल हो गया, इसके अलावा जो मीडिया हो गई, ये सब क्या है, ये सब द्वितीयक सामाजिक संस्थाएं हैं। अब हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी आपको पता हो गया कि प्राइमरी एजेंट जो होते हैं सोशलाइजेशन के वो हमारी फैमिलीज होती हैं, और जो हमारा सेकेंडरी एजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, स्कूल होती है, मीडिया होती है। क्लियर थी बात? तो ये भी क्वेश्चन आपका समझ गए होंगे होपफुली। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं आगे क्या बात बोली गई। देखो आगे फिर समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। देखो आपको मैंने अभी बताया था कि जो क्या नाम समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जहां पे बात की गई है, जहां पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है वो एक दायरा होता है। क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है वो एक दायरा होता है जहां पे आप बच्चे को चेक करते हो कि वो कितना पानी में, जैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो एज ए टीचर, तो आप चेक करने की कोशिश करते हो कि वो उसका दायरा कहां तक है, मतलब जोन को समझने की कोशिश करते हो, है ना। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया था, क्या किसने, क्या वो रॉबर्ट एम गाइने हैं या डेविड या है ब्रूनर है, कौन है, तो ये है लेव व्यगोस्की। आप इनके बारे में जानते होंगे, ये एक रचनाकार हैं जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है। देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनके बारे में व्यगोस्की ने बात की, तो व्यगोस्की जो है वो एक रचनाकार है। क्या है, एक रचनाकार है जिन्होंने की थ्योरी का नाम है सोशल कल्चरल थ्योरी, जहां पे सामाजिक क्या नाम कल्चरल टूल्स की जहां पे बात की जाती है, जहां पे समाज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहां पे व्यगोस्की की बात आ जाती है। क्लियर? तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि कौन सा कथन लेव वागोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है, यानी वागोस्की के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही सही है। चलो हमसे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि जो वागोस्की है इनके अकॉर्डिंग कौन सा कथन जो है जो सही है, पॉजिटिव है। बताओ, अधिगम एक अर्थमन प्रक्रिया है, मतलब ऐसी अर्थमन प्रक्रिया है, या अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम जो सीखते हो वो अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से, अपने टीचर्स से, अपने स्कूल में जहां भी आप जाते हो हर एक व्यक्ति से आप सीखते हो कुछ ना कुछ, है ना। तो एक सामाजिक प्रक्रिया है, बहुत सही बात है। अधिगम क्या लिखा, उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है। अधिगम एक अक्रमबद्ध, यानी कोई प्रक्रिया ही नहीं है, उसका कोई क्रम ही नहीं है। सीखना एक प्रोसेस भी होती है, ऐसा नहीं कह सकते उसका कोई क्रम नहीं होता, है ना। उत्पत्ति मूलक कोई मतलब नहीं चीजों का। हमारे पास एक ही बेटर ऑप्शन लिखा हुआ है कि अधिगम जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया है। कैसी है, यानी सीखना जो एक लर्निंग जो होती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, जहां पे हम अपने समाज के द्वारा भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, भले ही वो किताबी ज्ञान ना हो, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, है ना। आप देख के बता सकते हो यहाँ पे कि सिंपल फंडा है। वैगोस्की ने वैसे भी समाज को इंपॉर्टेंस दी हुई है, तो मैंने आपको पहले बताया सामाजिक जहां पे आ जाए आप तुरंत वहीं पे चले जाना, क्योंकि समाज की बात जो है वो वैगोस्की ही करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है इन्वायरमेंट को इंपॉर्टेंस दी हुई है। किसकी, इन्वायरमेंट को इंपॉर्टेंस दी हुई है, किसने, वैगोस्की ने, जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनाकार हैं। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। चलो बता दो क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ओवरऑल 8 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना आप भी बहुत परेशान हो जाते हो। और कोई दिक्कत हो, अगर आगे का सेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा आपके पास। जब तक सीटेड यूपीटेड नहीं हो जाएगा कंटिन्यू 7 बजे आपको वीडियो मिलता है 100% मिलता है। आपको किसी भी बुक कलेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ये वो क्वेश्चन है जो 100 टाइम रिपीट होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं शुरुआत में अपनी फैमिली के थ्रू ही सीखते हैं, है ना। क्योंकि बच्चा जो होता है शुरुआती दौर में अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखता है, बहुत सारी बातों को अपने को जानना शुरू करता है ना। भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, यानी शुरू शुरू में अपने घर में ही रह के वो लैंग्वेज को सीखने लगते हैं, है ना। तो क्या नाम, प्रारंभिक जो उनका आरंभिक संज्ञानात्मक यानी सोचने समझने और तर्क करने की, अब शुरू में तर्क तो नहीं करेगा ना, सोचना समझना जो भी आता है उसको अपनी फैमिली के थ्रू ही पहले वो सीखने लगता है इन चीजों को। तो ये क्या कहलाएगा, क्या ये प्रारंभिक सामाजिकरण है, द्वितीयक सामाजिकरण है, या प्रच्छन्न, इनकी तो कोई बात करी नहीं कि सक्रिय करेगी। आपको सामाजिकरण की 2 संस्थाएं दी गई, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है एजेंसी प्राइमरी एजेंसी है, मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया था, तो होपफुली आप आंसर जरूर दे पाओगे। और ये हमारी सेकेंडरी एजेंसी, कौन सी, ये हमारी सेकेंडरी एजेंसी है, जहां पे बोला था मैंने कि अगर परिवार में रहकर व्यक्ति सीखता है तो वो प्राइमरी एजेंसी है। और सेकेंडरी क्या होता है, देखो पहले अगर सीख रहा है शुरुआती दौर में, प्राइमरी एजेंसी जो होती है वो परिवार ही होती है, यानी प्रारंभिक सामाजिक, और यहाँ पर भी परिवार की बात की गई है, तो समझ गए होंगे यहाँ पे किसकी बात है, प्रारंभिक सामाजिकरण की बात हो रही है, यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात हो रही है, जहां पे बच्चा अपने घर में रह के अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करके सीख रहा है। क्लियर? चलिए समझते हैं लास्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया। लास्ट क्वेश्चन है, बता दो मुझे फटाक से कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया।
चलो अब ये क्वेश्चन स्टीरियोटाइपिंग से है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में कि जो है रूढ़िबद्धताएं क्या है। आपको पता है कि घिसी पिटी जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं पे काम करा रूढ़िबद्धता कहलाती है। समझ रहे आप? मतलब लड़का है तो बाहर कमाने जाएगा, लड़की तो घर में खाना बनाएगी, तो ये क्या है? ये सब समाज ने बनाया, ये सब समाज ने बनाया हुआ है। ये सब क्या है? ये सब रूढ़िबद्धताएं हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारा नाम रोहित है, तुम चमचा पकड़ लोगे या खाना बना लोगे तो तुम पे चमचा छूट जाएगा हाथ से कि तुम तो रोहित हो, तुम ये सब नहीं कर सकते, है ना? ये सब सामाजिक रूढ़िबद्धताएं हैं जो चलती चली आ रही परंपराएं, ये समाज ने बनाई हुई है ना? तो अभी इन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को खत्म करने का अथक प्रयास किया जा रहा है बहुत ही जल्दी। अब जल्द जैसे जैसे होगी चीजें समझ रहे होंगे आप। चलो लिखा हुआ है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है। देखो हमसे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि एक अध्यापक के द्वारा ऐसी कौन सी गतिविधि कराई गई है जो जेंडर रूढ़िबद्धता को खत्म नहीं करती है। मतलब यहाँ पे निगेटिव पॉइंट बताओ मुझे। देखो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो रूढ़िबद्धताएं फैली पड़ी है उनको चुनौती दे रहे हो आप, है ना? कि लड़का खाना नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? बना के तो देखो, क्यों नहीं बनेगा खाना, है ना? तो ये चुनौती देना हो गया तो ठीक बात है, पर हमसे गलत पूछा गया है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, जब आप कक्षा में लड़के और लड़कियों को बहुत ही सेपरेट कर देते हो तो ये एक माहौल बनता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, रूढ़िबद्धता का, कि नहीं लड़के और लड़कियां आपस में बात नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो ये उसको रोकने की बात नहीं हो रही, तो बढ़ाने की बात हो जाएगी, ये तो गलत बात हो गई। अब जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग चल रही है इन पे डिस्कस करो कि कैसे इनको खत्म किया जा सकता है, तो ये तो ठीक बात है। आगे लिखा हुआ है कि ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियों को गैर परंपरादी भूमिकाओं में दिखाई दें, यानी ऐसे एग्जाम्पल क्लासरूम में डिस्कस करो जिसमें कोई स्टीरियोटाइपिंग दिखे ना, है ना? आप केवल लड़कियों की तरफ बायस ना हो, लड़कियों की तरफ बायस ना हो, दोनों को बराबर इक्वल रखो कतई, है ना? तो ये भी ठीक है। पर हमारे पास गलत कौन सा है? आपने देख लिया होगा कि बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाओ, ये करना बिल्कुल स्टीरियोटाइपिंग को रोकना है ही नहीं, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। चलिए होपफुली आपको 8 क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, कोई कहने की बात है नहीं फिलहाल। और सेशन अच्छा लगेगा तो आप कर ही दोगे, और नहीं भी करोगे तब भी यार काम चल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आप कर देते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है ना? आउट ऑफ 8 आपने कितने सही किए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज जुड़ जरूर जाइएगा। हम आपके सारे डाउट्स डे बाय डे सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हो। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो हमारी चलती रहेगी, बस आप टाइम को यूटिलाइज करते रहना। हर वीडियो में यही बोलता हूँ मैं। तो इस बार आपका सीटेट जरूर निकल जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा सही से पढ़ेंगे और सही अप्रोच को फॉलो करेंगे तो जरूर इस बार आप पास हो जाएंगे। चलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।